तो कल आर्टिकल आप लोग को 51 तक बता दिए थे। चलिए अब आज आगे देखिए। आज आप अब चर्चा करने वाले डीपीएसपी का वर्गीकरण। डीपीएसपी का वर्गीकरण देखिए, यहाँ पे डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का क्या करना है, वर्गीकरण किया गया है। ठीक, क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। वर्गीकरण 3 भागों में किया जाता है, 3 भागों में। ठीक, और देखिए वो कौन कौन से, गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी, 3 भागों में किया जाता है। इसके अंतर्गत जो जैसे कि गांधीवादी के अंतर्गत ये सब आर्टिकल आएंगे, समाजवादी के अंतर्गत ये सब आर्टिकल, और बौद्धिक या उदारवादी के अंतर्गत ये आर्टिकल आएंगे। ठीक, इसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक, चलिए एक एक देखते हैं। गांधीवादी में आपका आर्टिकल आएगा 40। ठीक, 40 में क्या है, ग्राम पंचायत है। तो भाई गांधी जी तो चाहते थे ग्राम पंचायत हो, गांधी जी तो यही चाहते थे कि ग्राम पंचायत होना चाहिए। तो गांधीवादी में देखा जाए तो ये आर्टिकल 40 है। उसके बाद 43 का है, क्या है, 43 का है। ठीक, जिसमें कि कर्मकारों का या मजदूरों का उद्योगों में भागीदारी होना चाहिए। ठीक, और 46 है, क्या है, 46 जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की चर्चा है एवं दुर्बल वर्गों की चर्चा है। ठीक, और क्या है इसके बाद आर्टिकल 47 है, आर्टिकल 47 है और आर्टिकल 48 है। ठीक, ये जो आर्टिकल्स हैं ये गांधीवादी के अंतर्गत आते हैं। ठीक, और देखिए अब इसके बाद दूसरा क्या है, समाजवादी। दूसरा क्या है, समाजवादी। तो समाजवादी के अंतर्गत आर्टिकल 38 क्या आएगा, आर्टिकल 38 यानी इसमें क्या है, 38 में क्या है, क्या सरकार क्या करेगी, लोक सहायता करेगी। ठीक, लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्थाएं बनाएगा सरकार। ठीक, सामाजिक व्यवस्थाएं बनाएगा। तो ये समाजवादी में हो गया। तो समाजवादी में क्या होगा, 38 होगा, 39 होगा। 39 में क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक, 39 का निःशुल्क विधिक सहायता। 41 कुछ दशाओं में काम शिक्षा की सहायता देना है सरकार को। ठीक, 41 हो गया। 42 हो गया, 42 भी किस में आएगा, 42 आपका आएगा समाजवादी में आएगा। 42 में क्या है, 42 में मनोचित दशा, न्याय संगत एवं प्रसूति सहायता है, जो कि समाजवादी के अंतर्गत आएगा। 43 है, 43 का और 47 ये जो आर्टिकल्स हैं इनका जो विभाजन किया गया है ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, समाजवादी के अंतर्गत आएंगे। ठीक, और देखिए उदारवादी या बौद्धिक, उदारवादी या बौद्धिक, तो इसके अंतर्गत आपका आर्टिकल आएगा 44। क्या आएगा, 44 में क्या है, कोई भी धर्म हो सभी पर सिविल संहिता समान रूप से लागू होगा। ठीक, भारत में शादी विवाह के मैटर पे क्या लगता है, सिविल संहिता लगता है। तो सिविल संहिता कोई भी धर्म हो उन सभी पर समान रूप से लगेगा। ठीक, सिविल संहिता। ठीक, तो 44 किस में आ गया, उदारवादी या बौद्धिक में आ गया। 45 भी आपका आ गया उदारवादी में। 45 आ गया आपका उदारवादी में। उसके बाद 48 है, 48 भी उदारवादी में आएगा। 49, 50, 51 ये सभी किस में आएंगे, उदारवादी में आएंगे। ठीक, उदारवादी में आएंगे। ठीक, 49 में क्या है, राष्ट्रीय महत्व के वस्तु स्मारक एवं स्थानों का संरक्षण करना है। 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण। 51 में क्या करना है, अंतरराष्ट्रीय जैसे कि अंतरराष्ट्रीय जो है मध्यस्थता करना। कोई भी विवाद देश, जैसे अंतरराष्ट्रीय कोई विवाद हो रहा है तो उसमें क्या करना है, शांति एवं सुरक्षा को स्थापित करना है। ठीक, शांति एवं सुरक्षा को स्थापित करना है अंतरराष्ट्रीय विवादों में। ठीक, तो 51 में क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति या सुरक्षा स्थापित करना है। ठीक, तो ये हुआ आपका डीपीएसपी का वर्गीकरण। डीपीएसपी का वर्गीकरण जो 3 भागों में बांटा जाता है, गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी या बौद्धिक। ठीक, ये आर्टिकल्स इसके अंतर्गत दिए गए हैं, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और लिख लीजिए। और आगे देखिए, अब चर्चा करते हैं डीपीएसपी व एफआर में अंतर। डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी। एफआर यानी फंडामेंटल राइट। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार में अब अंतर देखते हैं। ठीक, चलिए तो फिर अंतर एक एक करके देखते हैं। देखिए जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी जो डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, यह आयरलैंड से लाया गया। ठीक, भारतीय संविधान में कहाँ से लाया गया, आयरलैंड से लाया गया। वहीं जब आप एफआर यानी फंडामेंटल राइट देखेंगे तो फंडामेंटल राइट यूएसए से लाया गया। कहाँ से लाया गया, यूएसए से यानी अमेरिका से लाया गया। ठीक, और देखिए ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है यह भाग 4 में रखा गया। कहाँ रखा गया, भाग 4 में रखा गया। और ये जो फंडामेंटल राइट है
मूल अधिकार है यह भाग 3 में रखा गया। ठीक, यह भाग 3 में रखा गया। और अगला देखिए तीसरा, यह नैसर्गिक नहीं है। डीपीएसपी जो है नैसर्गिक नहीं है, यानी यह जन्म से किसी पर्सनल व्यक्ति को नहीं मिलता है, यह जन्म से नहीं मिलता है। और देखिए सरकार इसे लागू करने के लिए बाध्य नहीं है, और सरकार भी इसके जैसे कि लागू करने के लिए बाध्य नहीं है, या सरकार को प्रेशर दिया जाए कि तुम इस चीज को लागू करो या इस नियम कानून को लागू करो, तो इसके लिए सरकार बाध्य नहीं है, सरकार पर निर्भर करता है। ठीक, तो यह नैसर्गिक नहीं है, नहीं सरकार इसको लागू करने के लिए बाध्य है। ठीक, लेकिन वहीं जब आप मूल अधिकार को देखेंगे, फंडामेंटल राइट को देखेंगे, तो फंडामेंटल राइट जो है नैसर्गिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? नैसर्गिक अधिकार है, जो कि जन्म से ही मिल जाता है। ठीक, किसी व्यक्ति को फंडामेंटल राइट जन्म से ही मिल जाता है। ठीक, देखिए तो अगला चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर में कहा गया न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय व वाद योग्य नहीं है। ये जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय या वाद योग्य नहीं है। ठीक, इस पर सरकार से सुप्रीम कोर्ट बहस नहीं कर सकती है कि क्यों तुम व्यवस्थाएं लोगों को नहीं दे रहे हो। ठीक, यह सरकार पर निर्भर करता है। ठीक है, यह न्यायालय में परिवर्तनीय या वाद योग्य नहीं है, ये डीपीएसपी। ठीक, लेकिन जो एफआर यानी फंडामेंटल राइट मूल अधिकार है, यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय व वाद योग्य है। जो फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, यह न्यायालय में प्रवर्तनीय व वाद योग्य है। ठीक, लेकिन डीपीएसपी नहीं है। ठीक, अगला नंबर देखिए, यह सरकार की शक्ति को बढ़ा देता है, अर्थात यह कैसा है? ऋणात्मक है। कैसा है? ऋणात्मक है। ठीक, जो डीपीएसपी है यह सरकार की शक्ति को क्या करता है? बढ़ा देता है, बढ़ा देता है। ठीक, जिस कारण यह धनात्मक कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉरी, यहाँ ऋणात्मक नहीं, धनात्मक होगा। ठीक, ठीक, ये क्या करता है? शक्ति को बढ़ा देता है, जिस कारण इसे धनात्मक कहते हैं। ठीक, यह धनात्मक होता है, अर्थात यह धनात्मक होता है। लेकिन ये जो सरकार की शक्ति को क्या करता है? घटा देता है। क्या करता है? घटा देता है, इसलिए यह ऋणात्मक कहलाता है। ठीक, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। ये जो मूल अधिकार है यह सरकार की शक्ति को क्या करता है? घटा देता है, सरकार शक्ति को घटा देता है, अर्थात यह ऋणात्मक होता है। ठीक, यह ऋणात्मक होता है। अब जैसे पूछ लीजिए डीपीएसपी और फंडामेंटल में कौन सा ऋणात्मक है? डीपीएसपी या फंडामेंटल में से कौन ऋणात्मक है? तो कौन ऋणात्मक है? जो सरकार की शक्ति को घटा देता है, तो क्या है? मूल अधिकार है। ठीक, चलिए अब आगे देखिए, अगले पॉइंट में कहा कि इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। ये जो डीपीएसपी है, मूल राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो है, इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। ठीक, राजनीतिक मान्यता। वहीं जब आप मूल अधिकार देखोगे तो उसके पीछे कानूनी मान्यता होता है। क्या होता है? कानूनी मान्यता होता है। ठीक, और आगे देखिए आप, यह निलंबित नहीं हो सकता। जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तो यह निलंबित नहीं होता है, निलंबित नहीं होता है। लेकिन मूल कर्तव्य जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार ये या निलंबित हो सकता है। मूल अधिकार निलंबित हो सकता है, लेकिन डीपीएसपी निलंबित नहीं होता है। ठीक, देखिए जब जैसे कि कोई बाह्य आक्रमण हुआ देश पर, या वित्तीय आपातकाल आदि, ये सब तमाम प्रकार की कोई विकृतियां आती, कोई समस्या आता है, तो राष्ट्रपति क्या करता है? कुछ समय के लिए इसको निलंबित कर सकता है, मूल अधिकार को निलंबित कर सकता है। लेकिन जो डीपीएसपी है यह निलंबित नहीं होता है। ठीक, अगला देखिए, यह समाज के जो ये डीपीएसपी है यह समाज के भलाई के लिए होता है। ठीक, यानी समाज के कल्याण के लिए होता है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। लेकिन जो मूल अधिकार होता है यह किसी पर्सनल व्यक्ति पर यानी व्यक्तियों पे लागू होता है। ठीक, जो ये मूल अधिकार है, मूल अधिकार यह व्यक्तियों के भलाई के लिए होता है, यानी यह व्यक्ति पर लागू होता है। ठीक, लेकिन यह समाज पे लागू होता है। ठीक, ये आपके रहे डीपीएसपी व फंडामेंटल राइट में अंतर थे। ठीक, तो अंतर आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आपको आगे बताते हैं मौलिक कर्तव्य। देखिए 51 तक, 36 से 51 तक क्या है? आपका डीपीएसपी है, लेकिन 51 के क में आपका है मौलिक कर्तव्य लाया गया। ठीक, क्या लाया गया? मौलिक कर्तव्य लाया गया। चलिए अब मौलिक कर्तव्य पे चर्चा करते हैं। ठीक, मूल कर्तव्य यह अनुच्छेद 51 के क में है। ठीक, मूल कर्तव्य जो है 51 के क में रखा गया। ठीक, देखिए यह जो मूल कर्तव्य है भारतीय संविधान में, मूल संविधान में नहीं था। ये जो मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था, लेकिन देखिए क्या हुआ
42वां संशोधन किया गया, ठीक है। संविधान का 42वां संशोधन करके अमेंडमेंट करके 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, ठीक, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे जोड़ा गया, ठीक, संविधान में लाया गया। कब लाया गया? 1976 में। कब कौन सा संशोधन करके? तो 42वां संशोधन करके 1976 में स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर यह संविधान में लाया गया, ठीक। जब यह संशोधन किया गया तो उस समय जो भारतीय संविधान था उसमें सिर्फ 10 ही मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक। कितने मौलिक कर्तव्य? सिर्फ 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक। लेकिन इस फिर से संशोधन किया गया, इसमें एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। चलिए देख लेते हैं। पहले यह लाया कहाँ से गया है? तो यह रूस से लाया गया है। कहाँ से लाया गया है? रूस से लाया गया। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से भारतीय संविधान में लाया गया है, जो कि भाग 4 के क में रखा गया है। भाग 4 के क में रखा गया है और आर्टिकल यानी अनुच्छेद 51 के क में रखा गया। भाग 4 के क आर्टिकल 51 के क में रखा गया, ठीक। पहले क्या था? पहले 10 मूल कर्तव्य थे। जब इसको जोड़ा गया, मूल संविधान में लाया गया तो कितने कर्तव्य थे? मूल कर्तव्य 10 मूल कर्तव्य था, ठीक। लेकिन फिर से 86वां संविधान संशोधन किया गया। 86वां संविधान संशोधन द्वारा एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया, ठीक। एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया, जो कि उसमें कहा गया कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष से कम के आयु के बच्चे हैं, उनको शिक्षा देने का अधिकार इसमें उनके माता पिता को, भाई उनको जो उनके अभिभावक थे, अभिभावक का कर्तव्य है कि उनको शिक्षा दिया जाए, ठीक। अभिभावक, देखिए इसमें बच्चों का कर्तव्य नहीं, माता पिता का कर्तव्य इसमें दिलाया गया, ठीक, यानी दिया गया। अभिभावक का कर्तव्य है कि उनको, यानी किनको? इन बच्चों को जो 6 से 14 वर्ष से आयु के बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चे हैं, अभिभावक का कर्तव्य बनता है कि उनको प्राथमिक शिक्षा दिलाए, विद्यालयों में उनको शिक्षा दिलाए, ठीक। पहले 10 थे, अब जब एक और जुड़ गया, कितने हो गए? वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हो गए, 11 मूल कर्तव्य हो गया, ठीक। तो जो लास्ट वाला जोड़ा गया वह क्या था? लास्ट वाला जो जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य, उसमें क्या था? उसमें कहा गया जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे हैं तो उनको शिक्षा दिलाने का कर्तव्य उनके अभिभावकों का है, ठीक। यानी अभिभावकों का कर्तव्य बनता है, कर्तव्य होता है कि आप अपने बच्चों को शिक्षा दिलाइए, प्राथमिक शिक्षा दिलाइए, ठीक। देखिए, इसे मानने या न मानने, जैसे आप इसे नहीं मान रहे तो इसके लिए कोई दंडिक अपराध नहीं है, ठीक। इसके लिए कोई दंड नहीं है, इसका दंड का वर्णन नहीं किया गया, ठीक। आप इच्छा है मान रहे हो, नहीं इच्छा है नहीं मान रहे हो, तो इसमें कोई दंड का प्रावधान नहीं है। लेकिन हाँ, इसका उल्लंघन अगर नहीं मान रहे हो तो उल्लंघन भी नहीं कर सकते हो, इसका उल्लंघन भी नहीं कर सकते हो, ठीक। तो ये आपको समझ आया। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर इसको भारतीय संविधान, मूल संविधान में लाया गया। जब यह मूल संविधान में लाया गया, पहले नहीं था, ये 1976 में लाया गया। जब 1976 में लाया गया तो 10 मूल कर्तव्य थे। फिर उसके बाद संशोधन, अमेंडमेंट करके 86वां संविधान संशोधन करके और 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक। तो ये आपको समझ आ गया, इतना समझ है। आप चलिए एक एक मूल कर्तव्य के विषय में चर्चा करते हैं। यानी 11 मूल कर्तव्य है, तो 11वां मूल कर्तव्य को अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ आप लोग मौलिक कर्तव्य भी देख लीजिए। पहले मौलिक कर्तव्य में क्या कहा गया? संविधान का पालन करें तथा इसके आदर्श संस्था क्या? संसद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक, इन सब का क्या करना है? इनका देखिए, संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्श संस्था, ठीक, आदर्श संस्था क्या होगा? संसद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। और देखिए, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान करें, ठीक, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान करें, ठीक। दूसरे में देख लीजिए, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना, ठीक, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों क्या करना है? पालन करना है, ठीक। तीसरा देखिए, देश की संप्रभुता यानी कि बिना दबाव रहित शासन, ठीक, बिना दबाव रहित शासन, ठीक। तो देश की संप्रभुता, एकता व अखंडता को बनाए रखना। तीसरे में क्या है? देश की संप्रभुता, एकता व अखंडता को
बनाए रखना। ठीक, चौथे में देखिए आप लोग, चौथे में है देश की रक्षा करना। ठीक, देश की रक्षा एवं राष्ट्रीय सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना। ठीक, देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करने के लिए तत्पर रहना। ठीक, 5 में कहा गया देश के लोगों में नम्रता व भाईचारा की भावना का बना रहना। ठीक, तो यहाँ बनाए रखना। ठीक, तो 5 में क्या है, देश के लोगों में नम्रता और भाईचारा की भावना बनाए रखना। ठीक, यह बनाए रखना। ठीक, और देखिए 6 में कहा गया देश की समृद्धि तथा गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना। ठीक, देश की समृद्धि तथा गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना है। ठीक, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना है। ठीक, और 8 में देख लीजिए पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना है, पर्यावरण की रक्षा सुरक्षा करना है और वन तथा वन्य जीवों को भी क्या करना है, संभालना है, उसकी रक्षा करना है। ठीक, और देखिए 9 में क्या कहा गया, 9 में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, सार्वजनिक यानी सरकारी जो संपत्ति है उसकी क्या करना है, रक्षा करना है। ठीक है, तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। 10 में व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के हित के लिए तत्पर रहना। ठीक, व्यक्तिगत तथा सामूहिक हित के भलाई के लिए क्या करना है, तत्पर रहना है हमेशा। ठीक, और 11 क्या कहा गया, 11 जो 10 पहले 10 था तो एक और जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन करके 11 जोड़ा गया, तो ये लास्ट वाला 11 क्या है, इसमें कहा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के, ठीक, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावक का कर्तव्य बनता है कि वह अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलाए। ठीक, तो अभिभावकों का कर्तव्य बनता है कि भाई अपने बच्चों को क्या करें, प्राथमिक शिक्षा दिलाएं। तो ये हो गया आपका 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। ठीक, अब आपका ये जो डीपीएसपी था पूरा समाप्त हो गया। इसके साथ में जो 51 का था मूल कर्तव्य, ये भी आपका टॉपिक समाप्त होता है। अब इसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। अब अगली क्लास कल करते हैं। ठीक।